स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में लेने के लिए जकार्ता पहुंच गए हैं। जकार्ता पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और उसे संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री का संबोधन आज बेहद अहम भूमिका। जहां 21वीं सदी एशिया की सदी है, हमारी सदी है। प्रधानमंत्री का संबोधन आज बेहद। हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट उसको कोचेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। और आपको बताया कि पुंछ से इस वक्त एक बड़ी खबर है। पुंछ के सावजिया सेक्टर में अभियान जारी है। दूसरे दिन चलाया जा रहा है अभियान। दूसरे आतंकी के शव के लिए तलाश जारी है और पुंछ पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ इस अभियान में शामिल है। खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर, सावजिया सेक्टर में अभियान जारी। दूसरे दिन चलाया जा रहा है अभियान। दूसरे आतंकी के शव के लिए तलाश जारी। पुंछ पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ शामिल। ये सब मिलकर वहां तलाशी अभियान चला रहे हैं जिसमें पुंछ पुलिस शामिल है, एसओजी और सीआरपीएफ भी शामिल है। और हमारे साथ इस वक्त मनीष जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, इस वक्त क्या अपडेट है? आपको पता है कि परसों रात को जो है खराब मौसम की आड़ में जो है 2 से 3 आतंकी जो है सावजिया के चापड़ी क्षेत्र में नियंत्रण के इस पार घुसे थे और उसके बाद जो है मुठभेड़ शुरू हुई थी जिसमें सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया था और एक आतंकी का शव जो है कल देर शाम को बरामद कर लिया था, लेकिन दूसरे आतंकी का शव नहीं मिल पाया था और कल रात से पूरे इलाके की जो है घेराबंदी की गई थी। आज सुबह उजाला होने के साथ एक बार फिर जो है तलाशी अभियान शुरू किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान जो है वहां पर इस अभियान में लगे हैं और कई बड़े सैन्य अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं क्योंकि दूसरे आतंकी का शव मिलने की पूरी संभावना है, जिसको देखते हुए पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले काफी समय से पुंछ में जो है घुसपैठ की काफी कोशिशें की जा रही है जिसको भारतीय सेना लगातार नाकाम बना रही है और एक बड़ी कोशिश थी जो आतंकियों ने उस तरफ से की थी, लेकिन जिसको चौकस जवानों ने जो है समय रहते नाकाम बना दिया था। तो मनीष, अभी क्या ये माना जा रहा है कि एक ही अभी आतंकी है जिसकी तलाश जारी है या फिर इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है? जी साल एक आतंकी शव की तलाश जारी है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी थे जिन्होंने घुसपैठ की कोशिश की थी। तो हो सकता है कि एक और आतंकी भी उस क्षेत्र में हो, इसलिए जो है सुरक्षा बल खास करके सेना, एसओजी, पुलिस जो है वो बड़े ही फूंक कर कदम रखें क्योंकि काफी घना जंगल का इलाका है और साथ ही जो है बड़े बड़े नाले हैं, चट्टाने हैं, जिसको देखते हुए बड़े मतलब सोच समझ कर जो है इस अभियान में उतारा जाए कि क्योंकि जो सफलता मिली है कहीं अगर कोई आतंकी छुपा हो तो नुकसान ना हो जाए।
इसी के कारण जो है धीरे धीरे सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो आतंकी मारा गया उसका शव बरामद किया जाए और अगर कोई क्षेत्र में और आतंकी है तो उसको भी ढेर किया जा सके। जी, तो ये जो अभियान चल रहा है इसमें इसका मतलब है कि दोनों तरफ से जो जिसे हम क्रॉस फायरिंग कहते हैं वो आज नहीं हुई है। जी बिल्कुल, फायरिंग जो है फायरिंग कल दोपहर के बाद से नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही एक आतंकी का शव बरामद हुआ और उस दूसरे आतंकी जो है वो उसके मारे जाने की पुष्टि हुई, उसके बाद से फायरिंग नहीं हुई है। लेकिन जहां पर कहीं सुरक्षा बलों को शक लगता है किसी नाले में तो वो खुद ही जो है गोलीबारी करने के बाद आगे बढ़ते हैं ताकि अगर कोई आतंकी छुपा हो तो वो जवाब दे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो सावजिया से ये एक खबर आपको देते हैं, पुंछ की सावजिया से, जम्मू कश्मीर के पुंछ से खबर ये है कि पुंछ के सावजिया सेक्टर में अभियान जारी है। दूसरे दिन चलाया जा रहा है अभियान। यह अभियान कल से जारी है। अभियान दूसरे आतंकी के शव के लिए तलाश जारी है। पुंछ पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ इस अभियान में शामिल है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सिलसिला थम नहीं रहा है। सिंध के काशपोर इलाके में फिरौती के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के अपहरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पिछले 5 दिनों से जारी है। प्रदर्शनकारी बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। पिछले 5 दिनों से जारी प्रदर्शन की वजह से पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध सीमा पूरी तरह बंद हो गई है। कश्मीर जिले के अंदर जेके मकवी इन्हनि खे बाज़ियाब करायो वञे पुरअमन तरीक़े सां। इन्हनि धाड़ेल ऐं पुलिस पाण में मिलियल आहिनि, हुननि पंहिंजी साबूती ॾिनी आहे त बाबा असां उन्हनि जा जेको भरिजल आहियूं। हिते बाद पुरअमन सां हिकिड़ो माण्हू खजी थो वञे, शहर जो माण्हू वाणियो मुसलमान ॿारियाड़ी छाणियो को कचे ते कोन वेंदो। हिननि पाण ई खणी उन्हनि खे पुॼाए अचनि था, वरी बिगर फायरिंग जे उन खे वापसि कराए ॾियनि था। हे वरी उन्हनि पंहिंजे उन्हनि खे छट ॾियण जे लाइ असांजी एहतजाज खे ख़तमु कराइण जे लाइ हिननि हिकिड़ो साज़िश कयो आहे। असीं उन इनशाला एहतजाज असां पंहिंजो कॾहिं बि ख़तमु न कंदासीं जेसि ताईं असांजा अॻवान उन एहतजाज खे सरपरस्ती कंदा। असां उन्हनि सां गॾु आहियूं। सिंध तरक़ी पसंद पार्टी कश्मीर जिले जे अंदरि सदाई क़ौम परस्त सभिनी सां गॾु जेको अॻु मां अॻिरो रहियो आहे, जेके बि मगवी हुया उन्हनि सां गॾु असां कुल्लो कुल्ले में ॾेई उन्हनि जे लाइ जिदोजहद कई आहे। हाणे बि असां कश्मीर जिले जे अंदरि जेके बि मगवी हूंदा तेसीं ताईं एहतजाज हूंदो, असां उन्हनि सां गॾु आहियूं। तो ये जो आप तस्वीरें दिख रहे हैं, ये तस्वीरें काफी कुछ इस पर सवाल खड़े करती हैं। दरअसल पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के कई मामले हालिया दिनों में भी मंजरेआम पर आए हैं और एक के बाद एक इन तमाम मामलों से जाहिर हो रहा है कि अल्पसंख्यकों को वहां पर ऐसा लगता है कि उनके हुकूक जो है उनकी हिफाजत नहीं हो पा रही है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सिलसिला थम नहीं रहा है। सिंध के काशमोर इलाके में फिरौती के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के अपहरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पिछले 5 दिनों से जारी है और इस विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र वांगू दिल्ली से। शैलेंद्र, क्या वजह है इस खास वाकये की और साथ ही साथ ये कि ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सिलसिला है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का? देखिए, पाकिस्तान में विशाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वहां पर जो बैंडिट्स हैं, जो डाकू हैं, वो आज भी खुलेआम लोगों को किडनैप कर रहे हैं, उनका अपहरण कर रहे हैं। इस तरह के मामले लगातार पाकिस्तान में सामने आ रहे हैं। ये सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, वहां पर बहुत ऐसे इंस्टांसेस है जहां पर चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का हो या मुस्लिम कम्युनिटी का हो, वहां पर किडनैपिंग्स हो रही हैं। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि सीमा हैदर के मामले में भी वहां पर हिंदुओं के घरों पर इन्हीं बैंडिट्स ने हमला किया था। तो ऐसे में जो ताजा मामला है वो कुछ किडनैपिंग्स का है, जिसको लेकर सिंध में जो 2 इलाके हैं जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कंदकोट है और एक कश्मोर है। यहाँ दोनों जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और कई इलाकों में और प्रोटेस्ट चल रहे हैं जहां पर लोगों ने सड़कें ब्लॉक की हुई हैं। हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने इस बात की मांग करते हुए कि जिन हिंदू कम्युनिटी के लोगों को किडनैप किया गया है डकैतों द्वारा, उनको रिहा करने के लिए ऑपरेशन चलाए जाने चाहिए। लेकिन ये हफ्ते भर से लगभग ये मामला चल रहा था और हफ्ते तक जो है नेशनल हाईवे जो वहां का है उसमें रुकावट पड़ी रही। तो इसके बाद
बजाय इसके कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए या कार्रवाई की जाए डकैतों के खिलाफ, कल पुलिस ने इन्हीं पर लाठीचार्ज कर दिया है, जिसके बाद हमने देखा है कि लोग जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लहूलुहान हो चुके हैं और उन पर शेलिंग भी की गई है, जो ये हिंदू कम्युनिटी वहां पर जो प्रोटेस्ट वहां पर कर रही थी। और इसमें जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के जो बॉर्डर हैं वो बंद हो गए थे इनके प्रोटेस्ट के चलते। हालांकि इनको वहां से तैयार भी किया जाता था हटाने के लिए, लेकिन बजाय इसके कि इन पर जो है और इन पर जुल्म किया गया है और इनको वहां से हटाने के लिए इन पर लाठीचार्ज और शेलिंग की गई है कल पाकिस्तानी आर्मी के की तरफ से। जी, तो इसमें ये जो खास वाकया है जिसका अभी हम जिक्र करें और जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि लाठियां बांधी जा रही हैं, लाठियां चलाई जा रही हैं, कई लोग घायल होते नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो बैंडिट्स हैं दरअसल ये करते क्या है? किडनैपिंग के बाद इनका क्या ये क्या करते हैं? क्या एक्सटॉर्शन करते हैं? एक्सटॉर्शन मनी जो है वो उसे उगाते क्या करते हैं? देखिए, जो ये डेकॉइट्स का और बैंडिट्स का जो मसला है पाकिस्तान में, ये कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनकी जो एक्टिविटीज, जो गतिविधियां वो बढ़ गई हैं। पिछले दिनों भी ऐसे एक वीडियो आया था जहां पर जिन लोगों को किडनैप किया गया है, जिनका अपहरण किया गया है, उनको पीटा जा रहा है और उसके वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं और 10 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है। तो ये ऐसा मसला है जो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और हमने ये भी देखा था कि पिछले दिनों डकैत ने खुलेआम ये चुनौती दी थी और कहा था कि आप सीमा हैदर आप नहीं लौटाते हैं तो हम हिंदुओं के घरों पर, उनके मंदिरों पर हमला करेंगे। रॉकेट से हमले भी किए गए थे। तो ये एक सीरियस मसला है जिसको पाकिस्तान सरकार को हल करना ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी बिजनेसमैन हो, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, उनको जबरन किडनैप किया जाता है, उनके फैमिली मेंबर्स को किडनैप किया जाता है और बाद में बड़ी मोटी रकम फिरौती के तौर पर मांगी जाती है। तो ये एक बड़ा मसला पाकिस्तान बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जो ताजा मामला है ये सिंध का है और सिंध में ही बहुत ज्यादा एक्टिव है ये डकैत और बैंडिट्स। तो इसमें जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो इनके खिलाफ आर्मी की एक्शन की मांग कर रहे हैं कि आर्मी इनके खिलाफ एक्शन करे, जो फिलहाल होता नजर नहीं आया। लेकिन जो फिलहाल एक्शन हुआ है वो प्रोटेस्टर से ऊपर ही हो गया है, जो वहां पे पिछले कुछ करीब हफ्ते भर से वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये ताज़ा जो जानकारी है और जिसमें अपडेट है इस मामले की, वो किस तरह से वहां पर जो सरकारी सिस्टम है वो कोलैप्स करता है, उसका एक इससे नज़ारा मिलता है। किस तरह से वहां पर जो अल्पसंख्यक आबादी है उसे भी जो है मुश्किलात का सामना है, उसके ऊपर अक्सर अत्याचार की कुछ खबरें आती रहती, वो एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ये है कि एक बैंडिट्स और डकैट्स का ये जो अपना एक गिरोह है और इसकी जो अपना जो विस्तार है, ये क्या जो है सरकारों के लिए चैलेंज है और क्यों ऐसा होता है कि ये खुले तौर पर जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं, किडनैपिंग करते हैं, मारते पीटते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान की एक तस्वीर और अलग तरह की पेश करती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज 18 JKLH पर आज का एजेंडा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। खिलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य।
पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। 10वें दादा सर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कुल 18 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर और सोपोर की टीमों के बीच खेला गया। अखरोट निकालने के चक्कर में हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। केरल के मशहूर पर्वतारोही लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लोगों को अखरोट के पेड़ों पर सुरक्षित रूप से चढ़ने की दे रहे हैं तरबियत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं विशाल। आपदा से जुड़ी बड़ी खबर है। आपदा से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचकर 408 तक जा पहुंचा है। 381 लोग घायल हैं। 38 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े हिमाचल प्रदेश के आपको हम बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, बारिश और उसके बाद सैलाब, इसके नतीजे में अब तक जो लैंडस्लाइडिंग, घरों का टूटना गिरना, नदी नालों में उफान, कई चीजें हुई हैं, जिसके नतीजे में अब तक जो मरने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या पहुंच गई है 408। 381 लोग घायल हैं। 38 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 8,676 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया गया है। 2,558 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अंदाजा करें, 2,558 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 10,891 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है, जबकि 318 दुकानें भी जमींदोज हो गई हैं। 5,669 पशुशाला चढ़ी आपदा की भेंट। ये एक तस्वीर है जो हम कह सकते हैं भयावह तस्वीर है। अगर आंकड़ों के जरिए से इसको समझने की कोशिश करें तो काफी कुछ वहां तबाह हुआ है, काफी कुछ चीजें बर्बाद हुई हैं, काफी घरों को नुकसान पहुंचा है, काफी बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। तो ये तस्वीर बता रही है। इस वक्त हमारे साथ रणवीर मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। रणवीर, ये जो अब आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं रणवीर? क्या ऐसी उम्मीद या ऐसा सोचा गया था कि इतनी बड़ी तबाही लेकर आएगा इस बार जो मानसून आया है तब से लेकर अब तक? देखिए, इस बारे में, अगर इस आपदा के बारे में अगर आप हिमाचल में किसी से भी बात करोगे, किसी भी बुजुर्ग से आप बात करोगे जिसकी उम्र जो है 90 पार भी है, वो भी यही कहेगा कि इस तरह की स्थिति जो है आज तक देखने को नहीं मिली है। आपदाएं बहुत पहले से हिमाचल में आती रही है। आपदा कोई बड़ी नहीं है, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा हुआ है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिस तरह से आपने कहा कि ये आंकड़े भी अपने आप में डराने वाले हैं, जो तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर है वो और भी ज्यादा जो है परेशान करने वाली है, डराने वाली है। बड़ा नुकसान जो है, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो इंसानी जिंदगी को हुई है। देखिए, 408 लोगों की जान जाना, हालांकि इसमें रोड एक्सीडेंट्स भी शामिल है, लेकिन ये जो अधिकतर मौतें हैं ये खराब मौसम की वजह से या मौसम की वजह से जो सड़कों को नुकसान होता है, जो आसमान से आफत गिरती है, उससे ये हुआ है। और यहाँ पर घरों की अगर बात करें, 2,500 से ज्यादा घर जो है वो पूरी तरह से ढह गए हैं और 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान होना, और ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से यहाँ पर आसमान से जो बारिश है वो किस तरह से कहर बनकर टूटी है। और राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी परेशानी अब ये है कि जो विस्थापित हो गए हैं, जो पूरी तरह से बेघर हो गए हैं, अब उन्हें किस तरह से यहाँ पर बसाया जाए। मुख्यमंत्री जो है लगातार अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री जो है कांगड़ा क्षेत्र में है और लगातार मुख्यमंत्री उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर
ज्यादा नुकसान जो हुआ है और जो राहत और पुनर्वास के कार्य हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, वो उनमें जो है तेजी लाई जाए। और अभी भी ये आशंका है कि शायद अभी हालांकि मौसम स्थिर बना हुआ है, लेकिन फिर भी छुटपुट बारिश का दौर जो है अभी जारी है और 15 सितंबर तक ये रहता है कि हिमाचल में मानसून जो है छुटपुट सक्रिय रहता है। तो इसको देखते हुए अभी आशंका है कि शायद कुछ और नुकसान ना हो, इसीलिए कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हिमाचल में लगाई गई है, रोक जो है निर्माण कार्यों पर लगाई गई है। तो अब जो जख्म हिमाचल को मिले हैं इस पर मरहम जो है वो लगाना आसान नहीं है और जो नुकसान अभी तक संपत्ति का हुआ है वो 8,600 करोड़ से ज्यादा का है। तो ऐसे में यहाँ पर राज्य सरकार के सामने चुनौती विस्थापितों को जो है उनका पुनर्वास करना है, वो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है। जी बेशक। तो एक सवाल यहाँ पर रणवीर, जाहिर है कि आप इस दौरान आपने कई स्पेशल स्टोरीज की हैं, आप उन जगहों पर गए जहां पर इस आपदा ने भारी तबाही लाई, आप उन लोगों से मिले जिनके पास जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होगा कि हमारा घर नहीं रहेगा, हमारी दुकानें नहीं रहेंगी, हमारे पास अपना खाने पीने का सामान नहीं होगा, हमारे पास कपड़े नहीं होंगे, हमारे पास अपने फर्नीचर्स नहीं होंगे। कौन ऐसा सोच सकता है, लेकिन ऐसा हुआ वहां पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपने बताया कि 80-90 साल के लोग भी ये कह रहे हैं कि आपदा आती थी लेकिन ऐसा मंजर नहीं होता था, आखिर वो इस बारे में क्या बताते हैं कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? देखिए, अलग अलग कारण यहाँ पर निकल कर आए हैं और ये अगर हम वैज्ञानिक पहलुओं पर बात करें, रिसर्चर की बात पर भरोसा करें, जो यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर जो शोधार्थी हैं या प्रोफेसर्स हैं जो इस विषयों को जो है लगातार आपदा को कवर करते हैं, वो उनके जो है उनको अगर माने तो ये वो कह रहे हैं कि लगातार ये देखा जा रहा है कि ये इसको हम ये कह सकते हैं कि 70 से 80% तक ये जो है मैन मेड है। जिस तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुई है, धरती पर दबाव बढ़ा है, इसमें जो आप पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को अनदेखा करना, निर्माण कार्यों में जो है कोताही बरतना, नियमों की अवहेलना करना, ये जो है कुछ बड़े कारण यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग तो एक इशू है ही, और दूसरा प्राकृतिक तौर पर अगर देखें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि ऐसा बहुत कम होता है कि जब मॉनसून के साथ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हो जाता है। और यहाँ हिमाचल में ये हुआ कि ये दोनों जो है एक साथ हुई और जिसके चलते जो दो बड़े फेज आए हैं जुलाई और अगस्त महीने में, यहाँ पर उसी के चलते सामान्य से जो है कई जगह पर जो है 100 गुना से ज्यादा की बारिश हुई है और इस बारिश के कारण जो है ये नुकसान हुआ है। बारिश ऐसी हुई कि 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन जो है रुकी नहीं और उससे जो है काफी नुकसान हुआ। और जिस तरह का निर्माण यहाँ पर शहरों में हुआ है, चलिए ये शहरों में तो मान लिया कि भाई किस तरह से नियमों की उल्लंघना हुई है या लोगों ने जो है वो उतना ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा नहीं कि आज तक ऐसे ना सुना था कि इस तरह भी हो सकता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी नुकसान हुआ है कि गांव के गांव जो है आंखों के सामने जो है वो तबाह हो गए, कई गांवों के नामो निशान मिट गए, ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुई हैं, अवैज्ञानिक तरीके से जो विकास कार्य हुए हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है और उसमें पानी का चैनलाइजेशन ना होना, इस तरह के कुछ कारण जो है अभी निकल कर आ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, बुजुर्गों का जो है अपना अनुभव है, वो भी ये कहते हैं कि बहुत सारे बुजुर्गों ने तो हमें यहाँ तक कहा कि जितने हमारे पुराने रोड्स हैं वहां पर हमने कभी ऐसे नहीं देखा। और जैसे जैसे जो है रोड्स की जो वाइडनिंग हुई है, रोडों को चौड़ा किया गया, वहां उन्होंने ये कहा कि उनका अनुभव ये कहता है कि उस वजह से वो नुकसान हुआ। आप कुल्लू से मनाली तक देखिए, जब से ये 4 लेन निर्माण हुआ है और या अभी निर्माण कार्य जारी है,
तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी क्षेत्र में है। कुल्लू की बात करें, जो ब्यास नदी है उसके राइट बैंक में नुकसान है, लेफ्ट बैंक में जो है नुकसान कम है। तो नदी तो रणवीर, समय की थोड़ी कमी है। अब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही विस्तार से तमाम जानकारियां दी हैं। और कई राज्यों से हिमाचल प्रदेश को मदद भी मिल रही है। हालांकि मदद बड़ी हो या छोटी, लेकिन मदद तो मदद होती है। लेकिन कामना यही है कि जल्द से जल्द इस स्थिति से हिमाचल प्रदेश के लोग बाहर निकले और जो लोग भी बेघर हुए हैं, सरकार जिसके लिए काम कर रही है, जैसा आपने बताया, वो जल्द से जल्द वापस अपने घरों में उनके छत के नीचे वो मौजूद रहे। आगे बढ़ते G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां जारी हैं और बीमारों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी दिए गए हैं। लेकिन इसके बारे में आपको विस्तार से अगले बुलेटिन में जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दें इजाजत।